दफन 14। रात गहरी हो चुकी थी। अनिकेत और साहिल राजस्थान के उस पुरातात्विक स्थल पर पहुंचने ही वाले हैं कि दूर से ही उन्हें आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। वहां भगदड़ मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अनिकेत तेजी से गाड़ी रोकता है। वे दोनों तेजी से उस ओर बढ़ने लगते हैं। साहिल, ये क्या हो रहा है? ये आग, क्या ये खुदाई स्थल है? साहिल घबराते हुए जवाब देता है, सर, मुझे लगता है वही जगह है। जल्दी चलिए। दोनों तेजी से खुदाई स्थल की ओर भागते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। गांव के लोग बाल्टियों में पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उस आग में बालू डाल रहे हैं। अनिकेत अब वहां पहुंचता एक गांव वाले से पूछने लगता है, ये आग कैसे लगी? क्या किसी ने कुछ देखा? गांव वाला बुरी तरह से घबराए स्वर में कहता है, पता नहीं साहब, अचानक से आग लग गई, हम तो नींद में थे, शोर सुनकर भाग आए। वही खड़ा दूसरा गांव वाला भी कहने लगा, पहले छोटी सी लपट थी, लेकिन फिर सब कुछ जलने लगा, खुदाई का सामान भी, सब जल रहा है। साहिल अनिकेत के पास आता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। साहिल, सर, वो इंस्क्रिप्शन वाला तंबू, वो भी आग की चपेट में है, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। उसकी बात पर सहमत होता अनिकेत कहता है, चलो, लेकिन पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये आग कैसे लगी। दोनों आग बुझाने की कोशिश करते हुए तंबू की तरफ बढ़ते हैं। वहां का सामान बुरी तरह जल चुका है। चारों तरफ धुएं और राख का ढेर नजर आ रहा था। आखिर कुछ देर बाद आग शांत हो जाती है। गांव के बुजुर्ग अनिकेत के पास आते हैं। साहब, हमने पहले ही कहा था कि इस जगह को छेड़ना ठीक नहीं है। ये आग अपने आप लगी है, ये हमारे देवताओं का क्रोध है। वह बुजुर्ग वहां मौजूद मंदिर के खंडरों की ओर ध्यान दिलाते हुए आगे कहता है, मंदिर भले ही टूट गया हो, पर मूर्ति और मूर्ति की शक्ति अभी भी है। गांव वालों की बात पर अनिकेत धैर्य से समझाते हुए कहने लगा, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन बिना वजह के कुछ नहीं होता। ये आग किसी प्राकृतिक कारण से लगी होगी या किसी ने जानबूझकर लगाई है, हमें इस सच्चाई का पता लगाना होगा। तभी एक और गांव वाला बीच में बोल पड़ता है, साहब, हमने वहां कुछ अजीब चीजें देखी थी, फिर देखा कि लकड़ियों का ढेर अपने आप जलने लगा, जैसे किसी ने आग लगाने का इंतजार किया हो। साहिल चौंकते हुए उसकी ओर देखता है, क्या लकड़ियों का ढेर? लेकिन वो खुदाई स्थल के पास कैसे पहुंचा? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता। सभी उस ओर देखने लगे जहां खुदाई के सामानों का टेंट लगा था। वही उससे कुछ दूरी पर वो जगह थी जहां लकड़ियों का ढेर का स्थान था। साहिल और अनिकेत आग लगे स्थान की जांच करने लगते हैं। अनिकेत राख के ढेर से कुछ जल चुके कागज और धातु के टुकड़े उठाता है। साहिल, ये देखो, इंस्क्रिप्शन का हिस्सा, ये पत्थर आग से बच गया। क्या कोई इसे बचा रहा है या बाकी चीज जलाना चाहता था? साहिल भी हैरानगी से कहता है, सर, क्या आप सोच रहे हैं कि यह आग जानबूझकर लगाई गई है? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? अनिकेत सोचते हुए कहता है, हो सकता है कोई इस इंस्क्रिप्शन को नष्ट करना चाहता हो। शायद इसमें कुछ ऐसा था जो किसी को पसंद नहीं आया, या हो सकता है इसे बचाने का प्रयास था, किसी बड़े राज को छुपाने का। तभी एक महिला घबराई हुई उनके पास आती है। साहब, मैंने किसी को देखा था आग लगने से पहले। वो परछाई की तरह था, बहुत तेजी से यहाँ से भागा। अनिकेत चौंकते हुए पूछता है, कौन था वो? क्या तुम उसका चेहरा देख पाए? महिला डरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से इधर उधर देखने के बाद कहती है, नहीं साहब, वो इंसान जैसा नहीं लगा, कुछ अलग सा था। ये सुनते अनिकेत और साहिल एक दूसरे को देखते हैं। माहौल में रहस्य और गहराता जा रहा था। खुदाई स्थल पर जो अजीब घटा वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। इससे उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। अनिकेत निर्णायक स्वर में कहता है, ठीक है, हमें अब इस आग की वजह का पता लगाना होगा। अगर ये संयोग है तब भी, और अगर किसी की हरकत है तब भी। तभी वहां उस जगह का केयरटेकर श्याम आता है। चलिए साहब, बहुत रात हो रही है। वह दूसरे टेंट की ओर संकेत करता है जहां ठहरा हुआ था। जो होना था हो गया, मैं तो अकेला था, अगर गांव वाले मदद न करते तो जाने मैं क्या कर पाता। अनिकेत कहता है, ठीक है, अब कल सुबह देखते हैं। वैसे शहर कितनी दूर है? हम वहां होटल में ठहर जाते हैं। श्याम जल्दी से कहता है, दूर है साहब जी, वैसे टेंट में मैंने आप लोगों के ठहरने का इंतजाम कर लिया था, और अब गांव वालों ने भी कुछ सामान ला दिया है, आपको तकलीफ नहीं होगी। तभी एक गांव का आदमी एक हांडी लाता हुआ कहता है, साहब, आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमान को यूं ही कैसे छोड़ सकते हैं? अभी रात में आपके लिए बाजरे की रोटी और सेगरी साग ही ला पाए हैं।
आप सबका शुक्रिया। राजस्थान की इस खूबी का मैं पहले से ही कायल हूँ। अनिकेत की सहजता भी उनका मन मोह लेती है और वे सभी अब टेंट की ओर बढ़ जाते हैं। रात और गहरी हो जाती है। बाकी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगते हैं। खुदाई स्थल पर अजीब सन्नाटा छा जाता है। अनिकेत और साहिल की आंखों के सामने अभी भी जलती आग और अनजाना रहस्य घूम रहा था। अनिकेत और साहिल के जाने के बाद अब ध्रुव प्रोफेसर हामिद की ट्रेन में खड़ा सिगरेट पी रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। तभी उसका फोन बजता है। वह झिझकते हुए फोन उठाता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त थे। तो ध्रुव भाई, कैसी चल रही है लाइफ? और वो माहिरा फिर से तो तुझे नहीं धमका रही? ध्रुव धीमी आवाज में कहने लगा, यार तुम लोग बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, मैं संभाल लूंगा। देख, हम तुझे अच्छे से जानते हैं कि टेंशन में तू गड़बड़ कर देता है। और वो माहिरा, उसकी तो हिम्मत कैसे हुई तुझे धमकी देने की? तू बोल तो अभी आ जाते हैं। ध्रुव घबराते हुए, बस तुम दोनों को कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा न, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। माहिरा माहिरा बस बोलती है लेकिन कुछ करेगी नहीं। इसी बीच माहिरा वहां आ जाती है और ध्रुव को सिगरेट पीते देख लेती है। उसका चेहरा चिढ़ और गुस्से से भर जाता है। माहिरा तेज स्वर में कहने लगी, अरे वाह, सिगरेट पी रहे हो? वाह ध्रुव साहब, इतने स्ट्रेस में हो कि सिगरेट का सहारा ले लिया। और ये भी नहीं सोचा कि अगर भूल से यहाँ आग लग गई तो कितना कीमती सामान जल जाएगा। ध्रुव चौंक कर फोन नीचे करता है, लेकिन उसके दोस्त सब सुन रहे होते हैं। माहिरा कहती रही, मैं ये तो पहले ही श्योर थी कि तुम जैसा इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। लगता है साहिल सर को तुम्हारे बारे में सब बताना ही होगा। माहिरा हंसते हुए आगे कहती रही, और हाँ, तुम्हारी ये सिगरेट वाली आदत तो मेरी लिस्ट में नहीं थी। क्या तुम सच में इतने कमजोर हो? माहिरा उसे आंखें दिखाती हुई चली जाती है। इधर उस पार उसके दोस्त फोन पर बुदा उठे जो कॉल पर सब सुन रहे थे। ध्रुव, ये लड़की बहुत आगे बढ़ गई है, अब तो हमें आना ही पड़ेगा। बस हम आ रहे हैं, अब इसे सबक सिखाए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। ध्रुव धीरे से कहने लगा, नहीं, मैंने कहा ना, तुम लोग यहाँ नहीं आओगे। ये मेरा मामला है, मैं खुद निपट लूंगा। लेकिन फोन कट चुका है। ध्रुव गुस्से से फोन को जेब में डालता है और वहां से निकलते हुए बुदा उठता है। माहिरा, तुम हर बार हद पार कर देती हो। तुम नहीं जानती कि तुमने अभी क्या किया। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।